नमस्कार। मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर हीरालाल जी जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार। तो डॉक्टर हीरालाल जी एक प्रशासनिक अधिकारी तो हैं ही, लेकिन उनकी जो पहचान है वो एक पर्यावरणविद की ज्यादा है। और जब भी उनकी जहां भी ड्यूटी लगाई जाती है वो पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। और अभी उन्होंने इलेक्शन किए हैं और तीनों में ही उन्होंने ग्रीन इलेक्शन के नाम से एक नया उन्होंने एक आयाम दिया है कि हमारे देश में जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, जो क्लाइमेट चेंज की समस्याएं हैं, उनको कैसे हम चुनाव के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और खासकर ये इतना बड़ा कैंपेन हो सकता है अगर सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्शन कमीशन अगर इसको नेशनल एजेंडा बना दे तो जो सरकार एक तरफा काम करती है उसमें एक जन मूवमेंट बन सकता है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर हीरालाल इसमें पायनियर हैं कि जिन्होंने शुरुआत की है। तो उन्होंने जो रुका हुआ पानी था उसमें एक कंकर फेंक दिया है। तो अब वो पानी में हलचल पैदा होगी। तो मुझे लगता है बाकी लोग इस पर जरूर विचार करेंगे और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा कैंपेन बनेगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे, मेरा सवाल है कि ये ग्रीन कैंपेन जो ये आप ग्रीन इलेक्शन करते हैं उसका विचार कैसे आपके मन में आया? देखिए, ऐसा है कि ये जो ग्रीन इलेक्शन है, देखिए पहले ग्रीन को समझना है, ये ग्रीन क्या है, तभी बात बनेगी ये ग्रीन वर्ड कैसे आया। कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये हो रहा है ग्रीन गैस के कारण। और हाँ। ग्रीन गैस में मेनली CO2 और मीथेन को लिया जाता है। तो हम लोग जब कोई एक्शन करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, तो उसमें CO2 और मीथेन पैदा होती है, जिससे कि क्लाइमेट परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन का आज जो अगर जनरल वर्ड ग्रीन गैस, तो सब समझ जाएंगी CO2 और मीथेन की बात कर रहे हैं। तो जो ये चुनाव होता है, ये एक मुश्किल से 1 महीने का बहुत हेक्टिक और बहुत इंटेंस कैंपेन होता है। और इसमें गतिविधियां, एक्शन, एक्टिविटी काफी बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे स्टेक होल्डर एक साथ काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, मशीनरी, वोटर्स, इस तरह से बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट भयंकर हो जाता है। तो इस छोटे पीरियड में ग्रीन गैस बहुत पैदा होती है। तो जो ये ग्रीन गैस पैदा चुनाव की वजह से होती है, इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है कि कैसे चुनाव के दरमियान और चुनाव की वजह से जो ग्रीन गैस पैदा हो रहा है उसको कम किया जाए। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। कहीं आग लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। हम भारत की बात करें तो पिछले साल केवल बाढ़ से ही 850 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा जंगल की आग है, भूकंप है, सड़कें टूट रही हैं, एक्सीडेंट्स हैं, इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं का तो अपना असर ही है, लेकिन इसमें कई परिवार तबाह हो जाते हैं। और इसमें अगर किसी परिवार का एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है। किसी के दुख को तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक मदद की जा सकती है, और वो है टर्म इंश्योरेंस लेकर। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपके परिवार को 500-600 रुपये में करोड़ों रुपए का कवरेज मिल सकता है। और इसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है, उसमें आप जाइए और अपने हिसाब से प्लान कंपेयर कीजिए और फिर आप खरीद सकते हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। टर्म प्लान एक सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है। आप जो नीचे दिया गया लिंक है उसको क्लिक करें और अपने ऑप्शन ज़रूर देखें, क्योंकि आप पर आपके परिवार की जिम्मेदारी है। तो हमने इसी चीज को, जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और वो गाइडलाइन भारत सरकार के वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कंसल्टेंट से बनाया गया, उनके सहमति से और उनके कंसल्टेशन से बनाया गया है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन रोकने का जो नोडल विभाग है वो वन विभाग है। बिल्कुल। तो इस वजह से जो गाइडलाइन है उसको हमने चुनाव में लागू किया कि कैसे चुनाव के दौरान जो ग्रीन गैस पैदा हो रहा है उसको पैदा करने से रोका जाए, कम पैदा हो, नंबर 1।
और अगर पैदा ही हो गया है तो उसे कैसे खत्म किया जाए, नंबर 2। इसी का उपाय हमने 3 चुनाव में किया। पहले मैंने इसका प्रयोग एज ए जनरल ऑब्जर्वर पार्लियामेंट चुनाव 2024 में 6 नंबर आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रोपड़ में किया, जिसमें कि आप खुद आए थे वहां और आपने खुद अपने नजरों से देखा बिल्कुल। कि हम लोगों ने इस कैंपेन को कैसे चलाया और कैसे सफलता हासिल की। तो पहले तो मैंने इसको रोपड़ में किया, पंजाब में। उसके बाद 6 महीने बाद मुझे फिर जनरल ऑब्जर्वर बना दिया गया महाराष्ट्र के मुंबई शहर के चेंबूर और अणुशक्ति नगर विधानसभा में। रोपड़ शहर और देहात का मिक्स था और बॉम्बे पूरी तरह से शहर था। चेहरे पे। वहां भी मैंने सीखा था, जो मैंने प्रयोग किया था रोपड़ में, उसको कस्टमाइज किया शहर के मुताबिक। कुछ चीजें तो ली और कुछ नई ऐड करके वहां मैंने इस कैंपेन को चलाया। तो वहां मैंने इसको वेरीफाई किया कि जो काम, जो प्रयोग मैंने रोपड़ में किया है वो क्या शहर में लागू हो सकता है या नहीं। वो लागू हुआ। और फिर अभी इसी जून में, 1 जून से 24 जून तक, मैं गुजरात के विसावदर विधानसभा, जो कि जूनागढ़ जिले के गुजरात में आता है, बाई इलेक्शन था, मैंने वहां कराया। और ये बिल्कुल देहाती एरिया था, किसानी एरिया था, खेतीबाड़ी का एरिया था। तो यहाँ भी मैंने इसको लागू किया। तो अब जो ये मॉडल हमने बना लिया है, पहला प्रयोग मैंने पार्लियामेंट में किया, जिसमें कि 9 विधानसभा आती थी 4 जिले के। फिर इसको मैंने शहरी क्षेत्र में, जो पूरा शहरी था, उसमें लागू किया, महाराष्ट्र में। और अब फाइनली पूरी तरह से एक देहाती एरिया गुजरात में लागू किया। तो अब हमारा ये मॉडल पूरी तरह से तैयार है। और यही इसका एक्सपेक्टेशन, जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, वही वो चाहता है कि ग्रीन गैस को रोका जाए, और अगर नहीं रुका जाए तो उसे खत्म किया जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का मामला है, जिसको हम जीएचएस कहते हैं, ये मुद्दा तो बहुत सालों से यार, इसके लिए यूएन की कॉन्फ्रेंसें होती है, सीओपी चल रही है हमारे देश में, वहाँ के है ना, क्योटो प्रोटोकॉल से लेके पेरिस प्रोटोकॉल और तमाम चीजें हो गई हैं, पर वो बात बन नहीं पा रही है। और हमारे यहाँ चुनाव तो 1952 से हो रहे हैं। और ये जो आपने गाइडलाइन कही, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है और पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइन है, ये किसी ने इसको लागू नहीं किया है। आपके मन में कैसे आया कि इस एक मुद्दे को पकड़ा जाए कि चुनाव भी अपनी जगह हो, और इसके साथ साथ लोगों को जागरूक किया जाए पर्यावरण के प्रति, उनको उनको जागरूक किया जाए कि कैसे हम अपना पर्यावरण को बचाएं। ये आपके दिमाग में आया कैसे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और बड़ा मौजू क्वेश्चन है। एक्चुअली 2019 के इलेक्शन में मैं कलेक्टर था बांदा का। तो उस समय जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर था, रिटर्निंग अफसर था। और वहाँ मैंने चुनाव कराया और यूपी में हाईएस्ट 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। तो उस समय हमने इलेक्शन को बहुत नजदीक से देखा कि इलेक्शन में कैसे घुल मिल के, देखिए, अगर आप रूटीन में इलेक्शन कराएंगे तो वोटिंग परसेंटेज हो सकता है घटे, बढ़े ना। लेकिन हम लोगों ने जब कैंपेन चलाया तो उससे खूब मिक्स हो करके, उससे खूब एसोसिएट होके सीखने को मिला कि इलेक्शन क्या होता है। और बांदा में भी हम जो है पानी बचाओ अभियान चलाए, पेड़ जियाओ अभियान चलाए, प्लास्टिक मुक्त बांदा चलाया। तो ये अगर वो इलेक्शन को और इन तीनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो यही ग्रीन इलेक्शन है, ठीक है। लेकिन उसको उस तरीके से वहां सिस्टमेटिक तरीके से लागू नहीं किया। जब पार्लियामेंट चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी तो हमारे दिमाग में, और इधर हमने काफी काम किया पर्यावरण पे। जिस भी विभाग में, मैं सिंचाई में था तो वाटर कंजर्वेशन किया, और फ्लड इरिगेशन से ड्रिप इरिगेशन पे गया। तो इधर मेरा क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी काम चल रहा था। प्लास्टिक रहित लाइफ कैसे जिया जाए, पेड़ को कैसे लगाया जाए और जिंदा कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे संरक्षित किया जाए। जब मेरा वहाँ ड्यूटी लगा
तो फिर मैंने तुरंत ये तलाशना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है क्लाइमेट चेंज को लेके। ठीक है। तो जब मैंने उसको तलाशना शुरू किया और मैंने बांदा की ऑफिस से, सीओ ऑफिस लखनऊ से जब इसकी गाइडलाइन क्लास के मांगी, तो इसकी पहली गाइडलाइन 1999 जारी हुई है। 1999 में पहली गाइडलाइन जारी हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने गूगल किया कि क्या किसी ने काम किया है इस पर या नहीं किया। तो पता चला कि केरला में कोई हाई कोर्ट की एक रूलिंग हो गई थी, तो उन्होंने किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ काम किया था, वो बिकॉज ऑफ दैट हाई कोर्ट रूलिंग। तो ये सब डाटा इकट्ठा करने के बाद, और मेरा बैकवर्ड लिंकेज था ही क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे, तो हम लोगों ने पूरा ये ईसीआई की गाइड ली, लाइन लिया, और पुराने ये सारे अनुभव लेके मैं गया रोपण, और हमने कहा हम वहां चुनाव कराएंगे, ग्रीन इलेक्शन। लेकिन जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है वो कहता है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। तो ये वर्ड जो इको फ्रेंडली है, ये आम जनता बहुत कम समझ पाती है, ये थोड़ा सा पॉपुलर और प्रचारित नहीं है। हाँ, तो लोगों ये को जो लगता है कि इको फ्रेंड, हाँ, लोग सोचते हैं हाँ, कि फ्री एंड फेयर ही है बस इलेक्शन। हाँ, तो हमने जो इको फ्रेंडली ये जो वर्ड है इसी का नाम बदल दिया, ग्रीन कर दिया। तो जो चुनाव आयोग कहता है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली, तो ये इको फ्रेंडली का ये हमारा ग्रीन इलेक्शन है। तो यहाँ से ये इसका जो है दिमाग में ये बैकग्राउंड पे, और मैं ग्रीन इलेक्शन कराने के समर में रोपण में कूद गया। वो जो बैटल फील्ड था चुनाव का, रोपण का, एज जनरल ऑब्जर्वर मैं उसमें कूद करके उस लड़ाई को लड़ने लगा। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपके सामने चुनौतियां भी आई होंगी, क्योंकि जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी लगता होगा कि आपको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है और आप ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कूड़ा मत फैलाओ, आप प्लास्टिक मत यूज करो, आप पेड़ लगाओ। आपने, मैंने देखा वहां का, आपने कितने सारे पेड़ वहां लगाए, लोगों से, जो ऑब्जर्वर थे, जो इलेक्शन ऑफिसर थे, उनसे भी आपने वहां पेड़ लगवाए। तो वो कुछ ऐसी चुनौतियां भी आई कि पॉलिटिकल पार्टियां, जो आप मुझे याद है कि जो लोग वोट डालने आ रहे थे, उनसे भी आपने कहा कि आप पौधा ले जाओ और पौधा लगाओ। तो लोगों को कुछ चुनौतियां आपके सामने आई होंगी। देखिए, चुनाव आप कोई भी काम करोगे, चाहे नॉर्मल और रूटीन भी काम करो, तो चुनौती तो रहती ही है। लेकिन मेरा इससे इतना लगाव है, और अगर हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे नहीं तो हम बचेंगे नहीं। ये कड़वा सच है। हम सभी लोग खतरे में हैं, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं है। ठीक है। रोज आपदा किसी ना किसी, कहीं आग लग रहा है, तो कहीं बाढ़ आ रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। मतलब हम लोग सभी लोग खतरे में हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन हमें एहसास नहीं है। मुझे इस बात का एहसास है। इसीलिए जितना, और इसका मुझे बहुत गहरा एहसास है, और ये जो मुझे गहरा एहसास है यही हमें ये मोटिवेट करता है कि पर्यावरण को खुद बचाओ, जलवायु परिवर्तन को रोको, और लोगों को रोकने के लिए झुंड तैयार करो, ग्रुप तैयार करो, टीम तैयार करो, गैंग बनाओ। तो जब हम वहां गए, तो मैं पंजाब में पहली बार गया। लेकिन वहां अच्छी बात क्या थी कि जब मेरा वहां नियुक्ति हुआ, तो जब कहीं हम लोगों की कहावत है हम लोगों को के बारे में कि हम लोग फिजिकली बाद में पहुंचते हैं, हमारी इमेज पहले पहुंच जाती है। तो जैसे ही हमारी वहाँ पोस्टिंग हुई, वहाँ के सारे अधिकारी कौन ऑब्जर्वर आ रहे हैं और कैसे हैं क्या हैं, उन लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियो जलवायु परिवर्तन पे, 2019 के इलेक्शन पे, मेरी किताब डायनेमिक डीएम पे, सब लोगों ने मेरे काफी वीडियो देख लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि ये जो जनरल ऑब्जर्वर साहब आ रहे हैं ये कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे। और चुनाव में इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। 10.5% वोटिंग परसेंटेज 2019 में बढ़ाया है, और प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसका संज्ञान लेके उनकी तारीफ की है। तो सब लोग मेंटली तैयार थे कि ये जो है, जो आ रहे हैं, ये जनरल ऑब्जर्वर वो रूटीन वाले ऑब्जर्वर नहीं है, बिल्कुल। ये कुछ हटके ऑब्जर्वर हैं, ये कुछ हटके करेंगे। तो इसका फायदा मुझे काफी मिला। और फिर हमने वहाँ देखिए 9 विधानसभा पे एक पार्लियामेंट कंस्टिट्युएंसी थी, 4 जिले थे, मोहाली के 3 विधानसभा में 2 था, रोपण के 3 के तीनों थे, पूरा जिला था, शहीद भगत सिंह नगर का 3 का तीनों था। और
होशियारपुर का 8 या 9 कंस्टिट्यूएंसी में एक हमारा था। तो 4 जिलों के डीएम को, डीसी को, सबको कोऑर्डिनेट करना, टीम बनाना, प्लानिंग करना, और प्लानिंग बना करके उसको लागू करना, ये चैलेंज तो होता है। लेकिन एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाह अच्छी है, आप उसके दीवाने हैं, तो रास्ते बन जाते हैं। मैं बिल्कुल। पंजाब में पहली बार गया और लोगों को मैंने बताया, तो लोगों ने, हमने ये नहीं कहा कि हमें क्या, हमने कहा देखो मैं आप सब सारे डीएम को हीरो बना दूंगा। मेरा यही वर्डिंग था। कहीं कैसे साहब आप हीरो बना देंगे? हमने कहा देखो, हम लोगों की एनुअल एंट्री में कहा जाता है कि आपने क्या नया किया, क्या इनोवेशन किया, क्या अच्छा किया, कौन सा इनिशिएटिव लिया। तो हमने उनसे कहा करूंगा मैं सब कुछ, क्या आइडिया मेरा होगा, प्लान मेरा होगा, मेहनत मेरा होगा। आप लोग बस केवल जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें केवल एक संदेश दे दो। मैंने सारे कर्मचारियों को जोड़ लिया, ठीक है। सारे कर्मचारी से मैं फ्रेंडली हो गया, जबकि जनरल ऑब्जर्वर से, कलेक्टर साहब से नीचे कोई बात नहीं करता है, ठीक है। और मुझसे वहां मेरा ड्राइवर, गनर, चपरासी, सारे विभाग के अधिकारी, सबको मैंने फ्रेंडली कर लिया। प्रतिदिन हम जो है अपने सर्किट हाउस के रोपड़ में, जहाँ आपने खाना खाया था, वहीं रोज हमारी सुबह 10 बजे प्लानिंग होती थी। दिन भर हम लोग दौड़ते थे, काम करते थे। और धीरे धीरे इसमें मीडिया वालों का मैंने काफी साथ लिया। मैं 9 तहसील के और सारे जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पत्रकार साहबान से बात किया, खुद 1-2 की ये हमारा प्रोग्राम है, आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करो, जनता को समझाओ, हमारा मैसेज पहुंचाओ, और जनता को इस प्रोग्राम से जोड़ो। वहाँ के बार एसोसिएशन के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट जज से बात किया, मैडम रमेश कुमारी थी, उन लोगों को, पूरे बार एसोसिएशन को जोड़ा, स्कूल को जोड़ा। जो भी वोटर थे, जो भी समूह था, जहां तक पहुंच सकते थे, हमने पूरा एक कारवा तैयार किया, और सभी लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। क्योंकि एक ऐसा ये मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में इतना तो लोगों को पता है कि पेड़ काट रहे हैं, हवा खराब हो रही है, प्लास्टिक हमारे खून में आ गया है। तो हमने लोगों को तर्क दिया, समझाया, और लोगों को कन्विंस किया। तो इस तरह से मेहनत बहुत रही, मेहनत बहुत करने पड़े, भाग दौड़ बहुत रही, लेकिन वो मॉडल बना। बना। और मैं देख रहा था कि जब आप मुंबई गए थे, और चेंबूर का जो इलाका था वो कंजेस्टेड होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और मैंने वहां था कि आपकी मोटरसाइकिल रैली बहुत निकलती थी, कि मोटरसाइकिल आपके साथ एक कारवां निकलता था 150 मोटरसाइकिलों का, और वो झंडी लगा के और ग्रीन इलेक्शन के लिए नारे। वो उसमें उसका थोड़ा अनुभव बताइए, वो कैसा रहा मुंबई का। देखिए, जो ये हमने चुनाव कराया रोपड़ में, वो शहर और देहात का मिक्स था। एक तरह से देहात 80%, 30%, ये तो 100% शहर था। तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ चीजों को बदला। यहाँ हम सुबह, पार्क में लोग बहुत घूमने आते हैं, तो हम लोग सुबह 7 बजे हमारी टीम पार्क में पहुंच जाती थी स्वीप की, और मैं भी आ जाता था। वहाँ हम लोग माइक से लोगों को समझाते थे। हम जितने दिन भी रहे, मैक्सिमम दिन मैं किसी न किसी पार्क में गया। दूसरी बात है, वो जो समुद्र के किनारे लोग मछली वछली मारते हैं, ठीक है, तो वो सुबह मछली मार के वहीं मछली बेचने वाले आते हैं और खरीदने वाले आते हैं। तो इस तरह से सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम में जहां हमें पब्लिक मिलती थी, हम लोगों ने उन्हीं से पूछा और हम वहीं गए, ठीक है। और वहां हम लोगों का ये पोस्टर, बैनर और टोपी और ये ग्रीन टी शर्ट, ये सबका उपयोग किया। फिर हम लोग, चूंकि बम्बई का जो एरिया है वो बहुत डेंस है, और छोटे ही एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी हो जाती थी। तो हम लोगों ने रूट बनाया, और अपनी बात को पहुंचाने के लिए जब भीड़ होती है, तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल की रैली निकाली, ठीक है, जिससे कि जनता को लगे। और वहां भी मीडिया ने हमारा साथ दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया न्यूज कवरेज किया, फ्री ऑफ कास्ट किया, इंडियन एक्सप्रेस ने किया, मिड डे ने किया, सहारा ने किया, दैनिक जागरण ने किया, और वहाँ के जो मराठी पत्र पत्र थे उसने किया। तो है क्या ये चीज, देखिए, ग्रीन का मतलब होता है ऊर्जा, ग्रीन का मतलब होता है खुशहाली, ये सबको अपनी तरफ खींचता है।
और इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, ये ग्रीन क्या होता है, तो ये ग्रीन इलेक्शन क्या है, ये तो हमने सुना नहीं था, और ये तो ऐसा है तो क्या है, ये लोगों के मन में एक क्यूरियसिटी क्रिएट करता है, एंड दैट क्यूरियसिटी अट्रैक्ट्स द पीपल। तो वहां भी ये रैली निकाला, सुबह पार्क में गए, जहाँ ये मछुआ लोग मछली मार के झींगा ला के सुबह बेचते थे, वहां गए, वो उसकी सफाई करते थे, मैं उनके साथ जमीन पे बैठा, उनसे बात किया, मोहल्ले मोहल्ले में गया। और इसमें जो सबसे बड़ी प्लानिंग हमने किया कि बूथ लेवल पे मैं काम करता हूँ। मैं जहां भी जाता हूं, जो हमारा एक बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर, मैं उसको पकड़ता हूं। मैंने बूथ लेवल ऑफिसर की बैठक करी और उनको टास्क दिया, ये करोगे ये करोगे, ऐसे उनको 10-12 टास्क दिया। ये करोगे कैसे करोगे, ये करोगे कैसे करोगे, क्या करना है कैसा करना है, एक पेज का एसओपी बना के मैंने उनको दे दिया, और वो उनको करने लगे। और उनको मैं बैठक करके बीएलओ को बहुत मोटिवेट करता था कि देखिए, हम सभी लोगों को देश सेवा करना चाहिए। तो देश सेवा क्या होता है, हम अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो आप मजबूत होगा। तो हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, हर वोटर तक पहुंचना है। और हर वोटर तक पहुंच के अगर हमने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया तो इसका मतलब हमने देश सेवा किया। तो हमने वोटिंग परसेंटेज को या ग्रीन को, हरियाली को देश सेवा से जोड़ दिया। ये बात उनके समझ में आई, इसलिए सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा 2024 के जो इलेक्शन है, करीबन 33,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा हुआ है। चाहे वो सरकार का खर्चा हो और चाहे पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा, ये तो ऑफिशियल है। अनऑफिशियल हो सकता है कि उससे भी ज्यादा रहा हो। तो अभी जो अच्छी बात ये हुई कि जो ईवीएम आए हैं, ईवीएम में से आपको जो बैलेट हैं वो कम हुए हैं। उसका जो प्रिंटिंग है और जो कागज यूज होता था वो कम हुआ है। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट वाला अभी भी है, जिसमें ऐसा अनुमान है कि शायद 500 करोड़ रुपए उसमें भी खर्च हुए होंगे। क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं जैसे यूएस में होता है या इंग्लैंड में होता है, कि जब चुनाव होता है तो एक बहुत बड़ा कैंपेन चलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है, जैसे ग्रीन पार्टी है यूएस में, और जो लंदन में, यूके में, वहां भी ग्रीन पार्टी है। और कुछ और देश में है जहाँ ग्रीन पार्टी होती है। वो चुनाव लड़ती है और वो अपना एजेंडा देती है। वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, वो एजेंडा देते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कि आपको सत्ता में आना है तो आपको पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा ऐसा करना होगा। तो जो आपने इस देश में शुरुआत कर दी है, जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कुछ नहीं सोचते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि हम चुनाव कैसे जीते। तो ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी आपने सोचा कि जो आपने एक मिसाल आपने शुरुआत की है, आपने एक चिंगारी जला दी है, कि अब आप पॉलिटिकल पार्टियों को कहेंगे कि जब भी चुनाव हो तो आप उसमें एक एजेंडा पेश करें कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं और जनता को उसमें जागरूक करें, ताकि जैसे आपने कहा कि हम सब लोग उसके शिकार हो चुके हैं, और इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, हम सबको उसमें उसकी आहुति बन जाना है। तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टियां इसकी स्टैंड ले, ताकि जब जो भी पार्टी सरकार में आए उसे पता रहे कि मैंने चुनाव में क्या वायदे किए थे। जैसे अभी हम जो फ्री वीज की बात करते हैं कि हम मुफ्त में बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, तो ऐसे ही कुछ पर्यावरण के लिए भी लोगों को वायदा करके सरकार में, सत्ता में आना चाहिए। देखिए, जो ये बात सही है कि अभी हमारे यहाँ इसकी शुरुआत जिस तेजी से और जिस गंभीरता से होनी चाहिए अभी नहीं हो पाई है। लेकिन अ, लगभग 100 कंट्री में ग्रीन पार्टी बन चुकी है। अपने इंडिया में भी एक आदमी ने शुरू किया था, वो चला नहीं पाए, वो बात दूसरी है। लेकिन वो यूरोप के जो एक अम्ब्रेला बना था, उसमें इंडिया की भी ग्रीन पार्टी थी। हाँ। वो आपके उत्तराखंड के ही थे, लेकिन वो चल नहीं पाया, ये दूसरी बात है। इसका मतलब यहाँ बीज तो पड़ा, वो अभी बीज जो है जमा नहीं। जमानी। अभी आपके यूके में चुनाव हुआ, 4 एमपी जीते। अभी आपके यूएसए में चुनाव हुआ, ग्रीन पार्टी ने बहुत जगह चुनाव लड़ी, और वहाँ प्रेसिडेंट डॉक्टर जिल उसकी प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी। और मुझे जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे जानकारी है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, कि लगभग 400 जनप्रतिनिधि ग्रीन पार्टी से पूरे वर्ल्ड में है। कोई एमपी है तो कोई एमएलए है तो कोई मेयर है तो कोई कारपोरेटर है तो कोई ग्राम प्रधान है, छोटे बड़े मिला के। तो ये एक ग्लोबल इशू तो बन रहा है। रही बात अपने इंडिया की, अभी हमारे इंडिया में ये इशू नहीं बन पाया। लेकिन देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना। जैसे
अगर इलेक्शन कमीशन ने ये शुरुआत ना की होती कि वो गाइडलाइन जारी करता, तो मैं इलेक्शन ग्रीन इलेक्शन मुझे ग्रीन इलेक्शन कराने में दिक्कत होती। मैं किस बेस पे ग्रीन इलेक्शन कराता? ठीक है। अब चूंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल मुद्दा है, तो जो ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री स्टेट की है, और जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री स्टेट की है, और जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री कहाँ की है, भारत सरकार की, वो हाँ सारे विभागों से ये कह रही हैं कि आप जो भी काम करो उसमें जलवायु परिवर्तन के रोकने का उपाय जरूर करो। हाँ जब ये चिट्ठी जाती है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की, तो उसी के आधार पे मिनिस्ट्री जो है अपने मिनिस्ट्री में उस पर अमल करता है। इसी तरह से चुनाव में भी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की चिट्ठी आई है, गाइडलाइन जारी हुआ। हाँ और इसमें कोई हाई कोर्ट चला गया था तो इसके पहले वहां भी हुआ था थोड़ा सा। लेकिन हमने इसको एक सिस्टमेटिक रूप दिया, गाइडलाइन को पढ़ा, और हमने किसी के दबाव में या किसी के कहने पे नहीं किया। ये मेरी एक ड्यूटी थी। और पर्यावरण से तबाही पर, जलवायु परिवर्तन से तबाही को रोकना था, गाइडलाइन थी। एक जगह मैंने उसका प्रयोग किया पंजाब में, और उसको वेरीफाई किया महाराष्ट्र और गुजरात में। तो अब ये मॉडल शुरू हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे लोगों से अप्रोच करेंगे। हम खुद ही पॉलिटिकल पार्टियों को भी मेल लिखने जा रहे हैं कि आप लोग अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन का विंग बनाइए। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, अमेरिका में आरएनसी डीएनसी, डीएनसी मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी और आरएनसी मतलब रिपब्लिकन, उनके यहाँ जलवायु परिवर्तन का बाकायदे ग्रुप बना हुआ है। जैसे वो सेल बनाते हैं ना, डिफरेंट युवा सेल, किसान प्रकोष्ठ, जो हाँ। ये सब सेल, ऐसे उनके यहाँ सेल बना हुआ है। हम ये अनुरोध करेंगे, हमारे दिमाग में यह है कि हम ये मेल लिखेंगे कि सभी लोग, अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां ग्रीन पे काम करने के लिए ईसीआई का जो गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी लाइन पे अपने यहाँ एक सेल गठित करें, और उस सेल को गठित करके इस काम को आगे बढ़ाएं, इलेक्शन कमीशन की उस गाइडलाइन को कराएं। और फिर वो क्या करें, कैसे करें, उसका उदाहरण हमने ऑलरेडी, ये देखिए, तीनों का बुकलेट भी बना दिया है, हाँ तीनों इलेक्शन का। ये 92 पेज का मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अब ये भी नहीं पूछना है पॉलिटिकल पार्टी को क्या करें कैसे करें, वो उदाहरण हमने उनके सामने मॉडल बना के प्रस्तुत कर दिया है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये क्या इलेक्शन कमीशन ने कितना रिकॉग्निशन आपको दिया है? क्योंकि ये बड़ी बात है कि आपने जो काम किया है वाकई आपने समाज के लिए काम किया है। अपनी नौकरी तो सभी करते हैं, पर उसमें से उसी में ही अगर आप बेहतर करें और समाज के लिए करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्शन कमीशन ने आपको रिकॉग्नाइज कितना किया है? देखिए, हमने हमारा हम जब किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ इलेक्शन कमीशन का जो प्रतिनिधि होता है वो सीईओ होता है, ठीक है। तो जब हम पंजाब में गए और जब हमने मैगजीन छापा, और वहाँ के सीईओ, देखिए ये सीईओ का ये मैसेज भी उन्होंने दिया है, हाँ। और खुद सीईओ साहब मोहाली में ग्रीन इलेक्शन का उद्घाटन करने आए थे। क्या, अच्छा। खुद सीईओ चंडीगढ़ में जो बैठते हैं, मोहाली में जब ग्रीन इलेक्शन का उद्घाटन हुआ तो वहां वो उद्घाटन भी करने आए थे। अगर वो हमें मना कर देते कि साहब इस काम को नहीं करना है, तो एज ऑब्जर्वर मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो बात आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर मतलब सीईओ ने और वहाँ की पूरी मशीनरी ने, इसी तरह से बम्बई की पूरी मशीनरी ने, गुजरात की सारी मशीनरी ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होता है, जो जिसको हम कलेक्टर डीएम कहते हैं। तो बिना उनके कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो उन्हीं को कन्विंस करना होता है कि आपको ये करना है, और ये गाइडलाइन है, ये हमारी गाइडलाइन नहीं है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, इसको भी आप फ्री पे काम करते हो, फेयर पे करते हो, पीसफुल पे करते हो, तो इको फ्रेंडली पे भी करो, ये गाइडलाइन है। तो ये रिकग्निजेशन, अब हम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं, सबको ग्रीन इलेक्शन के बारे में पता है कि हाँ, ऑब्जर्वर हीरालाल ने ये काम किया है और कराया है, क्योंकि इसका मीडिया कवरेज भी हुआ है, लोगों में हल्ला भी है, और इसकी जरूरत भी है। तो अभी हम
इलेक्शन कमीशन को भी अनुरोध करेंगे कि ये जो मॉडल हमने बनाया है इसको पूरे प्रदेश में लागू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, और आपने देखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो बिहार में होता है। वहाँ बाढ़ आती है, और कई लोग जो आपका दक्षिण बिहार है, उसमें तो ऐसा लगता है कि अभी मानसून में वो डूबा रहता है। इस वक्त जो वहाँ इलेक्शन का मामला होगा, कि अगर हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें, तो वृक्षारोपण करें, या जो भी कुछ सरकार जो निर्णय लेती है, सरकार के साथ साथ लोगों को भी निर्णय लेने होंगे। तो आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में, वैसे मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ जरूर आपकी ड्यूटी लगेगी, तो बिहार को ज्यादा जरूरत है कि वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराया जाए, लोगों को ज्यादा जागरूक किया जाए। जो पॉलिटिकल जो ड्रामेबाजी हो रही है वो तो अलग चीज है, वो तो होती है, लेकिन उसको कैसे जोड़ा जाए कि उसको ग्रीन इलेक्शन से जोड़ा जाए। देखिए, ग्रीन इलेक्शन से कैसे जोड़ा जाए इसके लिए तो मेरा तो चूंकि यूपी में एक वर्ग क्षेत्र है, वहाँ नहीं है, लेकिन जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट हैं, जो पत्रकार हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, उनको मैंने सबको बुकलेट भेज दिया है कि भाई ये ग्रीन इलेक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी 3 स्टेट में लागू हो चुका है। लेकिन ये तो अगर मेरी ड्यूटी लगेगी तो मैं वहां जाकर के इसको और भी गहराई से लागू करूंगा। ये ड्यूटी तो ये उसको लागू करने की जिम्मेदारी, चूंकि मैं उसमें उस जिम्मेदारी में किस के चेन में कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, तो मैं उस तरह से नहीं, लेकिन इनफॉर्मली एज ए पर्सन इन पर्सनल कैपेसिटी एज ए सिटीजन ऑलरेडी बिहार के काफी लोगों से मेरी बात चल रही है कि ये किया, और काफी लोगों को पता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग आगे आए और इसको लागू करें। तो और जब हम 2029 का लोकसभा का चुनाव देखेंगे, तो तब ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़ा एक मूवमेंट बन चुका होगा, एक आंदोलन बन चुका होगा, और पॉलिटिकल पार्टियों के अपने एजेंडे होंगे। उन एजेंडों में पर्यावरण बचाने का, यानी इको फ्रेंडली इलेक्शन कराने का, ग्रीन इलेक्शन कराने का मुद्दा शामिल होगा। बिल्कुल होगा। देखो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, और अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। तो ये जो बात कह रहे हो बिल्कुल होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, जब अब आप बताइए, यूके में जो है 4 एमपी बन गए, ठीक है। अभी यहाँ जो यूएसए का चुनाव हुआ जिसमें ट्रम्प जी जीते हैं, वहां बहुत जोर शोर से ग्रीन पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो एक फाउंडेशन तो बन गया ना, अगले में कोई जीतेगा फिर बढ़ेगा। तो ये फैल तो रहा है आग की तरह, क्या ये बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इसकी जरूरत है। और इंडिया में भी ये फैलेगा क्योंकि इसकी जरूरत है। और इसमें मेरे पास जो क्षमता है इसको फैलाने का, एज ए सिटीजन जो मेरी ड्यूटी है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने मिसाल जलाई है, और एक आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने ठहरे हुए पानी में एक कंकर फेंक दिया है, पानी में हलचल शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर हमारी जो पॉलिसी मेकर हैं और आप जैसे दूसरे ऑफिसर हैं, उनके दिमाग में ये जरूर आएगा। और हमारे देश को बचाना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है। हम जगह जगह देख रहे हैं कि अभी जैसे मानसून में ही उत्तराखंड में, हिमाचल में, बिहार में, कई राज्यों में, अभी राजस्थान में जहां हम सूखा प्रदेश कहते थे, राजस्थान में बाढ़ के कारण कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर हम पर्यावरण के प्रति जरा सी भी अगर दिमाग में हमने रख लिया, तो मुझे लगता है कि हमको ये ग्रीन इको फ्रेंडली बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जो काम किया उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। इसमें एक हिडन एजेंडा हमारा ये है कि हमारे देश में जो जनप्रतिनिधि गण होते हैं, हाँ। एमपी एमएलए, यही कानून बनाते हैं। हाँ। अगर इनके समझ में आ गया पर्यावरण कला, जलवायु और जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की गंभीरता, हम्म। जिस दिन हमारे इस पॉलिटिकल एक्टर के समझ में आ गया, उसी दिन ये बहुत तेजी से इस पर काम होगा। हाँ, तो मैंने इस पे हाँ, मेरा एक इम्प्लीमेंट हिडन करके। एजेंडा ये भी है कि इस चुनाव के माध्यम से जो हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके सोच में जलवायु परिवर्तन का जो भयावह संकट है, और उससे ज्यादा जो आने वाला है, उसकी गंभीरता से मैं इनको अवगत करा सकूं। तो मेरा एक हिडन मकसद ये भी है। बिल्कुल। क्योंकि इलेक्शन में कौन आता है? हमारे पॉलिटिकल एक्टर आते हैं, और जीतने के बाद वही सब वही कानून बनाते हैं, लागू करवाते हैं,
तो अगर ये उनकी सेंसिटिविटी, उनकी गंभीरता जलवायु परिवर्तन के प्रति अच्छी हो गई तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, और नुकसान होने से हम काफी अपने आप को बचा लेंगे। बचा लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप अपने जो आपने एजेंडा फिक्स किया है, जो आपने इस धरती को बचाने का, आप, मेरी शुभकामनाएं कि आप उसमें कामयाब हो और आप जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहे। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया आपका एक अच्छी बात करने के लिए, एक अच्छे मुद्दे पे एक विस्तृत बात करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा सबसे जुड़ा है। और ये जो हमारी पृथ्वी माँ है, हम कहते हैं हमारी दो माँ है, एक माँ जो हमें पैदा करती है और दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, जो जल जंगल जमीन से बनी है। और इस समय हमारी पृथ्वी माँ को बहुत कष्ट है, क्योंकि जल जंगल को बहुत कष्ट है। तो आप जैसे लोगों का इसमें साथ मिला तो उम्मीद है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोग इस समस्या को बहुत जल्दी हरा देंगे, डिफीट दे देंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका, नमस्कार। नमस्कार।